नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। उस क्रम में हमने भाग 3 तक पढ़ करके एकदम निपटा दिया, यानी कि 3 तक जितने भी आर्टिकल थे सभी को पढ़ करके समाप्त कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है भाग संख्या 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग इसमें जितने भी आर्टिकल यानी कि 36 से लेकर 51 तक सभी को क्लियर करेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में, और उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी के हुए। इससे पहले हमने भाग 3 तक पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको देखना है तो चले जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में या चैनल पे आ जाइए, वहाँ से इंडियन पॉलिटी नाम है एक बना होगा प्लेलिस्ट, उसमें जा करके सभी भागों को देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब जो लिखा है आप में रेड होगा, यानी कि सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबा दें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक के बारे में फुल डिटेल से। देखिए, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन बात जान लीजिए, यह बहुत बार पूछता है कि इसे लिया कहाँ से गया है। अपना संविधान यानी भारत का संविधान है वह हर देश से लिया गया है, मतलब सभी देश संविधान का अध्ययन किया गया। बहुत हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किए, और जो जो भी वहाँ से अच्छा लगा, मतलब वहाँ से जो जो अच्छा लगा उस सब को ले आ करके अपने संविधान में रख दिए। तो देखिए, जो आयरलैंड के संविधान में यह था डीपीएसपी, वहाँ से ला करके अपने संविधान में लाया गया है। और पूछ दे आयरलैंड कहाँ से लाया था, तो आयरलैंड भी लाया था स्पेन से, यानी कि आयरलैंड स्पेन से लाया था, हमने आयरलैंड से ले लिया। ठीक है, और देखिए यह जो डीपीएसपी है हम लोग इधर समझते हैं। देखिए, जब संविधान सभा बन रही थी तो चर्चा की गई उसमें कि डीपीएसपी को हम लोग रखा जाए मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर मूल कर्तव्य को दो भागों में बांट दिया गया था, कैटेगरी 1। एक में रखा गया था, देखिए एक में रखा गया था मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, जो हम लोग भाग 3 में पढ़ दिए, उसमें रखा गया था मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार, और दूसरे में रखा गया डीपीएसपी। तो देखिए इसमें क्या अंतर है, मूल अधिकार जो है, यदि सरकार इसका हनन करती है या फिर कोई भी व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों को लेता है, छीनता है, तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो डीपीएसपी, यह भी हमारा एक तरीके का मूल अधिकार ही है, लेकिन यदि यह सरकारों के ऊपर है, सरकार मतलब सरकार, राज्य सरकार के ऊपर है कि वह यदि इसको नहीं देती है, नहीं लागू करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर नहीं कह सकते कि हमारा देखिए यह डीपीएसपी में जो जितने भी अनुच्छेद लिखे हैं उसको राज्य सरकार नहीं देती है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यह राज्य के इच्छा पर निर्भर है। तो ठीक है, डीपीएसपी और मूल अधिकार में यही अंतर है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के मध्य में रखा गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं है, यानी कि इसे राज्य मतलब सरकार मतलब देखिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे राज्य मतलब होता क्या है। यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल है तो कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता, यानी कि जाके मांग नहीं कर सकता कि हमारा नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल में यह लिखा है, हमको नहीं दिया, हमको दो, ऐसा नहीं कर सकता। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक है, आयरलैंड से लिया गया है और गैर न्यायोचित है। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक संविधान के ऊपर। ठीक है, देखिए इसे कुछ निर्माता थे, अपना अपना मत दिया है इसके विषय में, तो एक बार मत को भी जान लें। देखिए इसे केटी शाह ने क्या कहा था, केटी शाह ने कहा था डीपीएसपी यह एक ऐसा चेक है, ठीक है, जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा पर छोड़ सकता है, यानी कि यह एक ऐसा आर्टिकल, ऐसा भाग है जिसे राज्य अपनी इच्छा पर दे सकता है, मन करे तो दे सकता है, न मन करे तो न भी दे सकता है। और देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या किया था, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चीज़ है जो सरकार को मजबूर करेगा लोक कल्याण के लिए। ठीक है, लोगों को कल्याण करने के लिए मजबूर करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग 36 से 51 तक आर्टिकल। देखिए आर्टिकल इसमें पहला क्या है, आर्टिकल 37। तो 36 कहाँ गया, 36 को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, भूल गए हम। ठीक है, आर्टिकल 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य किसे कहते हैं, यह जो असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब राज्य नहीं, यह सब तो है ही। इसके अलावा राज्य उसे कहते हैं संविधानों की भाषा में जो कि खुद का अपना नियम कानून बनाती हो। ठीक है, खुद अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हो, या कुछ मामले में संवैधानिक संस्था हो, जैसे एयर मतलब एलआईसी वाला हो गया। ठीक है, एलआईसी ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, और बिजली वाला बिजली विभाग हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया। ठीक है, ये सब जो हैं अपने मतलब इसी को कहा गया है राज्य संविधानिक भाषा में। ठीक है, तो समझ लिए आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या है, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि
डीपीएसपी न्याय योग्य या वाद्य योग्य नहीं है, मतलब कि यदि इसे राज्य सरकार या राज्य लागू नहीं करता है तो इसे आप लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए हमको नहीं दिया, हमने बता दिया। देखिए अब आर्टिकल याद करिए, 36 में क्या है, 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में क्या है, 37 में यह गैर न्यायोचित है, यानी कि इसके हनन होने पर हम राज्य मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। नीति निर्देशक तत्व को संविधान में रखने का क्या मतलब है कि यह जब जब संविधान लागू हुआ तो उसमें भारत के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वह जो नीति निर्देशक तत्व है को मूल अधिकार में शामिल करे, ठीक है। इसीलिए राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया कि जब भारत के पास पैसा होगा इसको एक ऐसे जगह रख दें कि जब राज्य सरकार या राज्य चाहे तो इसे अपने मौलिक कर्तव्य में संशोधन करके शामिल कर सकता है, ठीक है। तो यह लोक कल्याण राज्य का निर्माण करना तथा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का कर्तव्य है। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना तथा सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या है, डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। अब आर्टिकल 38 यानी कि आर्टिकल नंबर 38 में क्या कहा है, इसमें कहा गया है ना, देखिए इस पर मजे, इस आर्टिकल 38 में कहा गया कि सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो आर्टिकल 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। और आर्टिकल 39 में क्या कहा है कि आर्टिकल 39 में देखिए कई भाग हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 39 में कहा है कि यदि कोई भी पुरुष और स्त्री दोनों समान कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों के लिए समान अवसर होना चाहिए, पुरुष तथा स्त्री के लिए जीविकोपार्जन के लिए समान अवसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 39(1) में तो यह कहा गया है, 39(2) में कहा गया है कि सार्वजनिक जो भी धन है, सार्वजनिक धन की स्वामित्व व नियंत्रण का प्रकार इस प्रकार, यानी कि सार्वजनिक जो धन है इस प्रकार उसका बंटवारा या फिर नियंत्रण उस पर इस प्रकार करना चाहिए ताकि सबके लिए हित हो, यानी कि सर्वोत्तम हो, सबके लिए लाभदायी हो। अब देखिए और इसी के भाग 3 में कहा गया है, 39(3) में कहा गया है कि धन व उत्पादों का संकेंद्रण को रोकना है, यानी कि धन कोई एक जगह उसे केंद्रीकृत न किया जा सके। ये अभी हाल ही में यूपीपीसीएस 2021 में पूछा भी था। कौन सा, आर्टिकल नंबर 39 का 3 पूछा था कि आर्टिकल नंबर 39(3) में क्या है, तो धन व उत्पादों के संकेंद्रण को रोकना। इसके बाद 39(4) में है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा गया। 39(4) में क्या है, 39(4) में है कि पुरुष व स्त्री को समान कार्यों के लिए समान वेतन, ठीक है। 39(4) में क्या है, पुरुष व स्त्री के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन। फिर देखिए उसके बाद 39(a) यहाँ पर जोड़ा गया, जो भी ABCD लिख दे तो समझिए यह बाद में जोड़ा गया। तो 39(a) क्या है, 39(a) पूछ दे तो 39(a) में है कि सामान्य बढ़ावा देना तथा गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है, यानी कि निःशुल्क विधिक, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो थाने वाने में जाते हैं ना, दरोगा साहब रहते हैं, तो वह निःशुल्क विधिक सहायता भी दे सकता है। अक्सर कोई कोई पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि हमें सलाह दे देते हैं कि आप ऐसा करिए, इस वकील के मतलब सलाह देते हैं। तो निःशुल्क विधिक सहायता किस में, 39(a) में है। अब देखिए यहाँ पर 39, देखिए ABCD करके यहाँ पर दिया तो था, हमने झूठा ही परेशान हो गया, ठीक है। तो 39 हो गया। अब आइए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 40 में, आर्टिकल नंबर 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 40 ग्राम याद रखिए, आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। तो ग्राम जो राज्य है, यानी कि हमने बताया राज्य की परिभाषा, राज्य जो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। उसके बाद आर्टिकल 41 में है, आर्टिकल नंबर 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा है, राज्य अपने सामर्थ्य के विकास की सीमा के भीतर प्रत्येक नागरिक को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करेगा। तो याद रखिए 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का इसमें अधिकार दिया गया है, ठीक है, यानी कि सभी को शिक्षा मिलेगा, लोक सहायता मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जब संविधान बना, देखिए लोक शिक्षा, चलिए ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 42 में है कि काम की न्याय संगत व मनोचित उचित दशा तथा प्रसूति सहायता, यानी कि सभी को काम जो मिले उसमें सभी को न्याय संगत हो, यानी कि सभी के लिए समान, मतलब न्याय काम हो ही नहीं कि किसी को छोटा बड़ा काम, ऐसी बात की गई है। और यहाँ पर कही गई है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि गर्भवती स्त्री जो है, प्रसूति मतलब क्या होता है, जननी, प्रसूति सहायता उपलब्ध करानी, यानी कि राज्य जितने भी महिलाएं हैं उनको प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगा। किसमें है, भाग 4 के आर्टिकल नंबर 42 में है। कई बार पूछता है कि आर्टिकल नंबर 42 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 42 में क्या है, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ रिवीजन कर लीजिए क्या क्या है। आर्टिकल नंबर 39 में क्या, आर्टिकल नंबर 36 में क्या कहा गया था, आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा थी,
आर्टिकल नंबर 37 में क्या था कि डीपीएसपी जो है वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते। फिर आर्टिकल नंबर 38 क्या था? आर्टिकल नंबर 38 था कि इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। फिर आर्टिकल नंबर 39 क्या था? इसमें स्त्री और पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन की बात की गई थी। 39A में बात किया गया था कि निःशुल्क विधिक सहायता सभी को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 40 में क्या था? 40 में था ग्राम पंचायत। उसके बाद 40 के बाद 41 में क्या था? 41 में था कि 41 में काम, शिक्षा तथा कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार था, ठीक है, काम, शिक्षा पाने का अधिकार। फिर यहाँ पर आर्टिकल नंबर हमने 42 में क्या पढ़ा? आर्टिकल नंबर हमने 42 में पढ़ा कि प्रसूति सहायता, ठीक है, प्रसूति सहायता। तो आर्टिकल नंबर 42 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 क्या कह रहा है? देखिए आर्टिकल नंबर 43 कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में, यानी कि कामगारों को, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कामगारों को निर्वाह, मजदूरी तथा जीवन श्रेष्ठ हेतु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। यानी कि जितने भी मजदूर हैं या फिर कामगार हैं, इनके लिए अच्छे जीवन के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। राज्य उनके जो भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा देगी, ठीक है। तो बढ़ावा देगी यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें लिख गया है, यानी कि यह राज्य सरकार को मजबूर करेगा कि लिखा है तो आप करिए। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं करती तो हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते कि भाई ये राज्य सरकार इसको लागू कराए, ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अब देखिए आर्टिकल नंबर 44 क्या है? आर्टिकल नंबर 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान वेतन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 44 क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान वेतन। और देखिए आर्टिकल नंबर 43 जो है, 43 में भी ए भी जोड़ा गया। तो जान लीजिए 43A में क्या है? 43A में जो है उद्योगों में प्रबंधन, कामगारों को भाग लेने के लिए कदम उठाने की बात की गई है। और इसमें जो बी है, इसमें क्या है? सहकारी समिति को बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है। तो याद रखिए सहकारी समिति के बढ़ावा देने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 43B में। अब देखिए आते हैं यहाँ पर हम लोग 43 हो गया, ठीक है। 44 छूट गया क्या भाई? 44 हो ही गया, ठीक है। अब 45 वाला देखते हैं। आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार निःशुल्क देगा, ठीक है। देखिए इसे हाल ही में उठाकर कहाँ रख दिया गया है? 21A में रख दिया गया है कि नहीं, यानी कि यह डीपीएसपी था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। किस कब बनाया गया था? 2006 में। देखिए कहा गया था ना कि यह एक ऐसा है जो कि राज्य सरकारों को मजबूर करेगा। तो आर्टिकल नंबर 45 में यह जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने की बात की गई थी, पहले कहाँ था? आर्टिकल नंबर 45 में। लेकिन अब इसे उठाकर कहाँ डाल दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21 के ए में डाल दिया गया है। पढ़ेंगे, हमने पढ़ाया बताया है। आर्टिकल 21A में क्या है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे डाल दिया गया था आर्टिकल 21A में। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है, नोट करके, 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क में मूल अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर क्या है? आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है SC/ST के दुर्बल वर्ग के लोगों को शोषण के विरुद्ध रक्षा करेगा। यानी कि राज्य का यह भी कर्तव्य होगा कि ST/SC के लिए एक विशेष प्रावधान बनाए, ताकि इन लोगों का कुछ मतलब इन लोगों के अधिकारों का हनन ना हो सके, ठीक है। इसमें क्या है? राज्य ST/SC तथा जो भी दुर्बल वर्ग यानी कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान की बात की गई है। अब आते हैं आर्टिकल 47 में। देखिए आर्टिकल 47 बहुत महत्वपूर्ण है और जानने लायक भी है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 47 में कहा गया है कि मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि जो भी नशीली दवाएँ हैं, ठीक है, और यानी कि जितने भी जो दारू शराब की बात की गई कहाँ आ जाता है? सब इसी में आ जाता है। आर्टिकल 47 के तहत ही जिस राज्य सरकार में शराब बंद होता है, बिहार में बंद है ना सरकार, हालांकि तब भी मिलता है, लेकिन आर्टिकल 47 का प्रयोग करके ही वहाँ पर सरकार शराब को बंद किया गया है। तो इसमें क्या है? पोषाहार स्तर यानी कि जीवन स्तर को बढ़ाने करने के लिए, ऊंचा करने के लिए तथा लोगों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें क्या है? बात की गई है आर्टिकल 47 में। और मादक पदार्थों, नशीली दवाओं का प्रतिबंध भी इसी में है। तो याद रखिए शराबबंदी किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 47 के तहत, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 48 में क्या है कि राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास करेगा। अब समझिए इसमें आर्टिकल 48 में क्या है, एक तरीके से समझिए कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने का काम करेगा। और इसी में दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक की बात की गई है।
किसकी? देखिए गाय शब्द इसमें वर्णित नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि दुधारू पशु जो भी हैं उनकी हत्या आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आर्थिक लाभकारी हैं उनकी हत्या आप नहीं कर सकते। और 48A में एक जोड़ दिया गया था, देखिए 48A यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 48 में ए जोड़ा गया, 48A में जो जोड़ा गया इसमें बात की गई कि पर्यावरण व वन्य जीवों का रक्षा भी राज्य सरकार का कर्तव्य है, यानी कि DPSP में डाल दिया गया। राज्य सरकार चाहे तो इस पर भी कानून वानून बना सकती है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण का इसमें प्रावधान कर दिया गया 48A में। अब देखिए यहाँ पर देखिए आर्टिकल ये क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करने पर प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल 48A में क्या है, यहाँ पर राज्य पर्यावरण व संरक्षण व संवर्धन पे जीवों की रक्षा करेगा। अब आर्टिकल नंबर आते हैं 49 पे। 49 में क्या है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की वस्तुओं की संरक्षण करेगा, यानी कि यह राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है, कि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण इमारत, चाहे जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, धरोहर हो गया, या फिर कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जैसे सारनाथ हो गया बनारस वाला, इस प्रकार के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि उसका संरक्षण करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 48 तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखिए आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर यह 49 था, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथक करेगा। अब देखिए 50वां जो आर्टिकल, इसे याद करना बहुत आसान है। 50 मतलब क्या होता है, 50-50। तो आर्टिकल 50 में जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, ठीक है, इसके न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक कर दिया गया, यानी कि न्यायपालिका मतलब जो न्याय करेगा, और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जैसे संसद वंसद हो गया जो कानून बनाते हैं, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को उसमें पृथककरण यानी कि अलग अलग कर दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर यहाँ पर 51, आर्टिकल नंबर 51 क्या कह रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इसका मतलब राज्य जो है उसका यह कर्तव्य होगा कि ऐसा करे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, यानी कि सुरक्षा को बढ़ावा मिले, और अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं वो मध्यस्थता निपटाने का प्रोत्साहन करेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर क्या है, ये सब 51 में है। और विश्व में जितने भी संगठन है उसका रूल रेगुलेशन को माना जाएगा, किसमें है, आर्टिकल नंबर 51 में है। तो 51 में क्या है कि आर्टिकल नंबर 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, ठीक है। या फिर समझ लीजिए कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की विचार देता है आर्टिकल में। कई बार पूछ लेता है कि 51 में क्या है, तो 51 में समझ लिए भारत के संविधान के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे विश्व को परिवार मानने की बात क्या करता है आर्टिकल नंबर 51 में। ऐसा क्या है कि देखिए आर्टिकल नंबर 51 में है कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा हो गया तो भाग उसमें मध्यस्थता कर सकता है, ठीक है। और विश्व में शांति संगठनों का जितना भी रूल है, जैसे आप देखेंगे कि UN जो है, UN का जो भी फैसला होता है भारत मानता है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 51 में यही सब है। अब देखिए एक बार आइए हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं एकदम धड़ाधड़, ठीक है, रिवीजन करते हैं एकदम कैसे, धड़ाधड़। आर्टिकल नंबर 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई। 37 में क्या है, 37 में कहा गया है कि जो भी यह है वाद्य योग्य नहीं, यानी कि यह आपको मिलता नहीं है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल नंबर 38 में क्या है, आर्टिकल नंबर 31 में क्या है, इसमें 3 प्रकार की न्याय, आर्थिक, राजनीतिक तथा इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। कौन कौन से तीनों न्याय हमने आपको बताया था कि सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय की बात की गई है आर्टिकल नंबर 38 में। 39 में क्या है, राज्य, आर्टिकल में 39 में क्या है, तो 39 में समझिए कि पुरुष और स्त्री को समान कार्यों के लिए समान वेतन की बात की गई है। 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 40 में 40 ग्राम यानी ग्राम पंचायत की बात की गई है। 41 में कुछ दशाओं में काम तथा शिक्षा पाने का अधिकार की बात की गई है। 42 में क्या है, मनोचित दशाओं की यानी कि प्रसूति सहायता की इसमें बात की गई है, ठीक है। 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। और 44 में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। 45 में सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया था, जिसे अब कहाँ ला दिया गया है, 21A में ला दिया गया है। 46 में ST SC के लिए बात की गई है। 47 में हमें न्यूनतम मतलब बढ़िया बढ़िया पोषाहार आहार की बात की गई है, इसी में शराबबंदी है। और 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। 48
और 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्यजीव की रक्षा की बात की गई है। 39 में क्या है, राष्ट्रीय तथा महत्व की स्मारक जितनी भी उनको संरक्षण की बात की गई है। 50 में है 50-50 50 यानी 50 की 50-50 न्यायपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने की बात की गई है। और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है आर्टिकल नंबर 51 में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से पसंद आया होगा, यानी कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर लाल कलर की बटन को दबा करके, और घंटा निशान को एकदम दबा दीजिए कस के, और लाइक कर दीजिए पसंद आया हो। ठीक है, और जितने भी पाठ हमने अपलोड किए हैं यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4A यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया GS वर्ल्ड।